गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद के गठन, उसके कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद कानून निर्माण की सर्वोच्च निकाय है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यानी कि संघ की जो संसद होगी उसमें राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी विधेयक, कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, यानी कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद का प्रथम तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और संसद के द्वितीय तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। जैसे कि विश्व के जो अधिकांश देश हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड आदि की तरह भारत में भी द्विसदनीय संसद है, यानी कि संसद के 2 सदन हैं। भारत ने जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटिश संसद के समान भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। यानी कि जो भारतीय संसद है उसकी संप्रभुता पर अनेक सीमाएं हैं। जैसे पहला जो सीमा है वो है लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित है। संसद की शक्तियों पर संविधान ने कुछ सीमाएं आरोपित कर दी हैं। संविधान के अनुच्छेद 245(1) के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। यानी कि जो संसद कानून बनाएगी उस शक्ति का उपयोग वह संविधान के अनुरूप ही करेगी। दूसरा जो संसद की शक्ति को सीमित करती है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघ शासन की एक विशेषता शक्तियों का विभाजन होता है। यानी कि जो लिखित संविधान है भारत का, लिखित संविधान के माध्यम से जितनी भी शक्तियां हैं उनको केंद्र और इकाइयों के बीच बांटा गया है। तो भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस कारण संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बनाती है। यानी कि जो 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है बल्कि राज्यों को है। लेकिन आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता। यदि कोई कानून संविधान पर अतिक्रमण करता है या मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करता है तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद पर कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं, जैसे लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि। यद्यपि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु तो नहीं है, लेकिन वह केवल अनुमोदन करने वाली या प्रचार करने वाली संस्था मात्र भी नहीं है। संसद शासन तंत्र की वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन तंत्र घूमता है। भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम सबसे पहले राज्यसभा का गठन, उसकी कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा जो कि संसद का द्वितीय अथवा उच्च सदन है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। यानी कि जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 तक हो सकती है
और इस 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। तो इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। शेष सदस्य भारतीय संघ की इकाइयों से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, यानी कि जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं वे विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारतीय संविधान में ये जो प्रतिनिधित्व दिया गया है यह जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जबकि अमेरिका जो भी एक संघात्मक राज्य है वहाँ पर जो द्वितीय सदन है सीनेट, वहाँ पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा कानून बनाकर समय समय पर निश्चित करे। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है और इसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात अपने पद से सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसलिए राज्यसभा कभी भी संपूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा की गणपूर्ति। गणपूर्ति से तात्पर्य है कि राज्यसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो राज्यसभा की गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। इसके बाद हम देखते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हें कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद सदस्यों को अपने कार्य समुचित रूप से करने के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के सदस्यों को किसी भी सदन व उसकी समिति में भाषण देने की स्वतंत्रता है। भाषण में व्यक्त विचारों को न्यायालय में मान सम्मान या अन्य किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो बिना किसी रोक टोक के भाषण दे सकते हैं। उनके भाषणों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त संसद के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद दीवानी मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और फौजदारी विषयों से संबंधित अपराधों में यदि उन्हें बंदी बनाया जाता है तो उसकी सूचना अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है। किसी भी सदस्य को बिना अध्यक्ष की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये सब जो हैं वो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति भी निर्वाचित करती है। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। तो इसकी पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा और लोकसभा परस्पर सहयोगी हैं। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो साधारण विधेयक हैं वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किया जाना आवश्यक है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार एवं संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है
तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्योंकि राज्यसभा का बहुमत कम है, इसलिए व्यवहार में लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। इसके बाद दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति दुर्बल है। वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत नहीं होते। लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि विधेयक के संबंध में जो राज्यसभा है वो अधिकतम 14 दिन तक उसको पारित होने से रोक सकती है। अगली जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। संशोधन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, यानी कि जो संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव हैं उसको लोकसभा भी लेकर आ सकती है और राज्यसभा भी लेकर आ सकती है। लेकिन संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। यानी कि संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की शक्ति बराबर है। अगला है कार्यपालिका के संबंध में। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी कि जो राज्यसभा है उसी को ही यह शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और यदि राज्यसभा ऐसा कर देती है तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार भी राज्यसभा को है। राज्यसभा की कार्य और शक्तियां देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में राज्यसभा ना तो अमेरिका के जो द्वितीय सदन है सीनेट की भांति बहुत अधिक शक्तिशाली है, ना ही ब्रिटेन की जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा के प्रति के भांति दुर्बल है। अब हम लोकसभा का गठन, कार्य व शक्तियां देखते हैं। संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इस सदन को जनप्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो तथा वह पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है। अब देखते हैं लोकसभा की गणपूर्ति। लोकसभा की गणपूर्ति राज्यसभा के समान ही कुल सदस्यों के 1/10 है, यानी कि उसकी बैठक के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अधिवेशन, लोकसभा के जो अधिवेशन हैं वो 6 महीने में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने चुनाव के बाद अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव करती है। इस अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। इससे पूर्व भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ लगभग वही हैं जो कि ब्रिटिश जो लोकसभा है के स्पीकर को प्राप्त हैं, यानी कि वही शक्तियाँ भारतीय स्पीकर को भी प्राप्त हैं जो कि ब्रिटिश स्पीकर को प्राप्त हैं। तो इनमें मुख्य हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठकों को स्थगित करता है, वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के लिए विचार वाद विवाद का समय निश्चित करते हैं, वह प्रवर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। स्पीकर ही यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का माना जाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। जब किसी बिल पर मत विभाजन पर पक्ष या विपक्ष में समान मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर अपना महत्वपूर्ण निर्णायक मत देते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। तो पहली शक्ति है व्यवस्थापन से संबंधित कार्य। भारतीय संसद को विधि निर्माण में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों का अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, तभी वह विधेयक कानून बनता है। जो गैर वित्तीय विधेयक है उसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक उसे पारित किया जाता है। अगर दोनों सदनों में किसी भी गैर वित्तीय विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है और जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि व्यवहार में जो राज्यसभा है वो किसी भी साधारण विधेयक को केवल 6 माह तक रोक सकती है। अगली शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो सारी लोकसभा को ही प्राप्त हैं, क्योंकि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद है कार्यपालिका की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वह अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। संविधान संशोधन शक्ति। संविधान संशोधन की शक्तियाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर प्राप्त है। कोई भी जो संविधान संशोधित विधेयक है वो दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। लोकसभा पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसको इसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। मंत्री जो परिषद होती है उस पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, राज्यसभा का नहीं होता है।
इसके अतिरिक्त राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है, जबकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 543 है। दो ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और ऐसी स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो शक्ति है वो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। हमने लोकसभा और राज्यसभा के गठन और उनके कार्य और शक्तियों का अध्ययन किया। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। दोनों ही विधायन यानी कि कानून निर्माण के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, यानी कि कानून, कोई भी जो कानून होता है वो तभी बन पाता है जब लोकसभा राज्यसभा दोनों उसको पारित कर देती है, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन पाता है। लेकिन शक्तियों तथा अधिकारों की दृष्टि से ये दोनों सदन एक समान नहीं हैं, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा हैं उन दोनों की शक्तियाँ समान नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोनों सदनों का आपस में संबंध निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है वित्तीय विधेयकों के संबंध में, यानी कि जो वित्तीय विधेयक होते हैं उसके संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं। यदि हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है उसकी वित्तीय शक्तियाँ जो हैं वो लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम हैं। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राज्यसभा है उसकी स्थिति अत्यंत दुर्बल है, क्योंकि संविधान द्वारा निश्चित विधि के अनुसार लोकसभा को वित्त विधेयक पास करके राज्यसभा को भेजना होता है, यानी कि जो वित्त विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा कोई भी विधेयक जिसको लोकसभा ने प्रस्तुत कर दिया है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे पास करके लोकसभा को देना पड़ता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसे पास करके, और साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि जो साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा दोनों सदनों द्वारा पास हो जाना आवश्यक होता है। यानी कि यदि कोई गैर वित्तीय विधेयक है तो वो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। यदि किसी विधेयक पर गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि किसी साधारण विधेयक में यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और इस अधिवेशन में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या अधिक है, इसलिए लोकसभा इसमें सफल हो जाती है। अगला जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को पदमुक्त कर सकती है, पद से हटा सकती है। तो जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है वो लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न पूछकर या वाद विवाद करके रख सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का रहता है, राज्यसभा का नहीं रहता। अगला है संशोधन के संबंध में। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है, यानी कि जो संविधान संशोधित प्रस्ताव है वो लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है, और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर ही तभी लोकसभा में संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन हो सकता है।